रात के 1 बज रहे हैं। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड है और एक बहुत ही यूं कहें कि एक उपेक्षित और तिरस्कृत से मकान की रसोई में एक 22 साल की दुबली पतली महिला अंगीठी के सामने बैठी है। हम्म, बहुत ही घुटन भरा माहौल है। बिल्कुल, वो अंगीठी में बुझते हुए कोयलों को फूंक मार मार कर सुलगाने की लगातार कोशिश कर रही है। अब कोई भी सोच सकता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि उसका पति, जो खुद को एक महान क्रांतिकारी मानता है, बाहर बैठक में है। हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ भारत माता को आजाद कराने की उग्र बहसों में इतना मशगूल है कि वो पूरी तरह से भूल गया है कि उसकी पत्नी सुबह से भूखी है। मतलब ये दृश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल खड़ा करता है। सही कहा कि कैसे दुनिया को बदलने का और महान आदर्शों का दावा करने वाले लोग अक्सर अपने ही घर की 4 दीवारी के भीतर, सच कहूं तो सबसे बड़े तानाशाह साबित होते हैं। देखें, ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे इतिहास अक्सर महानता के शोर में दबा देता है। वो कैसे? जब हम आज़ादी, क्रांति या किसी बड़े वैचारिक संघर्ष की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उन नारों और मंचों पर होता है। हमें देखना ही भूल जाते हैं कि उन बड़े बड़े शब्दों के पीछे किस तरह की खामोश कुर्बानियां दी जा रही हैं। बिल्कुल, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, और वो बुझता हुआ कोयला जिसे वो महिला सुलगा रही है, वो सिर्फ ईंधन नहीं है, वो उसके अपने वजूद, उसकी अपने पहचान का रूपक है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, जो इस महान क्रांति के साये में धीरे धीरे राख होता जा रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी खामोश वजूद की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास आज हिंदी साहित्य के दिग्गज और मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेंद्र कुमार की 1930 के दशक में लिखी गई बहुचर्चित कहानी पत्नी से जुड़ा एक पूरा संग्रह है। हाँ, और हमारे इस शोध पुलिंदे में कहानी के मूल पाठ से लेकर चरित्रों के गहरे विश्लेषण शामिल हैं। बिल्कुल, साथ ही स्त्री काल जैसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं से ली गई आधुनिक मनोवैज्ञानिक और स्त्रीवादी आलोचनाएं भी हैं। मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। जी, हमारा उद्देश्य उस मानवीय मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो आज भी हमारे समाज और हमारे अपने रिश्तों की बुनियाद में कहीं न कहीं बहुत गहराई तक धंसा हुआ है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो सबसे मजबूत पक्ष है, मुझे लगता है वो ये है कि जैनेंद्र किसी बड़े घटनाक्रम का सहारा नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। कहानी का दायरा सिर्फ एक घर, एक रसोई और एक रात तक ही सीमित है। पत्नी का नाम सुनंदा है और पति कालिंदी चरण एक भूमिगत क्रांतिकारी दल का हिस्सा है। हाँ, वो सुबह का निकला हुआ रात को 1 बजे अपने 3 साथियों के साथ घर लौटता है और उनके आते ही घर का माहौल एक राजनीतिक अखाड़े में बदल जाता है। मतलब वे हिंसा और अहिंसा पर बहस कर रहे हैं, सरकार को आतंकित करने की योजनाएं बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दल में कालिंदी चरण को विवेक और उदारता का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन विडंबना देखिए कि वही उदार कालिंदी चरण घर में कदम रखते ही अपनी पत्नी की शारीरिक और मानसिक स्थिति के प्रति पूरी तरह अंधा हो जाता है। अब यहीं पे मुझे थोड़ी उलझन होती है। अगर हम उस दौर की बात करें तो कालिंदी चरण एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सिर पर हमेशा गिरफ्तारी या मौत की तलवार लटक रही है। तनाव तो बहुत है उसके जीवन में। वही तो, वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। तो क्या ऐसे भारी तनाव के दौर में एक इंसान से ये उम्मीद करना जायज है कि वो घर लौटकर एक बहुत ही ध्यान रखने वाले पति की तरह व्यवहार करे? ये सवाल उठना लाजमी है। मेरा मतलब है, क्या ऐसे खतरनाक मिशन पर निकले व्यक्ति की ये अनदेखी एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया नहीं है? हम उस पर बहुत ज्यादा कठोर तो नहीं हो रहे? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो उस दौर के कई आलोचकों ने कालिंदी चरण के बचाव में यही तर्क दिया था। हाँ, मुझे भी यही लगा। लेकिन हवाले स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है जो इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर देता है। अच्छा, वो क्या है? जैनेंद्र कुमार को इस कहानी की प्रेरणा असल जीवन के क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, उनके जीवन से मिली थी। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, वोहरा भी एक महान क्रांतिकारी थे। वे भी बम बनाते थे और हर पल मौत के साए में जीते थे। लेकिन इसके बावजूद उनका अपनी पत्नी के साथ एक गहरा बौद्धिक और भावनात्मक संवाद था। मतलब उनकी पत्नी भी उनके मिशन का हिस्सा थी? बिल्कुल। दुर्गा भाभी केवल रसोई तक सीमित नहीं थीं, वे उनके हर मिशन में बराबर की हिस्सेदार थीं। तो इसका मतलब ये है कि जैनेंद्र इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं।
वे उस संवेदनहीन क्रांति पर सवाल उठा रहे हैं जो अपनी जड़ों में इतनी खोखली है कि वो एक देश को तो आजाद कराना चाहती है, लेकिन एक स्त्री को इंसान मानने को तैयार नहीं है। सच में ये स्पष्टीकरण तो पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। इसका मतलब है कि कालिंदी चरण की अनदेखी उसकी मजबूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका अहंकार है। वो बाहर दुनिया के सामने खुद को एक रक्षक, एक उद्धारकर्ता के रूप में पेश करता है। हाँ, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है, वो अपनी पत्नी की भूख, उसकी थकान को पूरी तरह नकार देता है। अगर मैं इसे आज के समाजशास्त्रीय नजरिए से देखूं तो इसी दोहरेपन को आज परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म कहा जाता है। एकदम सही शब्द चुना आपने, दिखावटी सक्रियता। हाँ, जहां आपकी सारी महानता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन असल जीवन में आप सहानुभूति से पूरी तरह खाली होते हैं। और इस दोहरेपन को जैनेंद्र ने बहुत ही सूक्ष्मता से उभारा है। सोचिए, कालिंदी चरण अपने दोस्तों के लिए भी खाने के बारे में नहीं पूछता। हाँ, वो वैचारिक नशे में इतना चूर है कि जमीनी हकीकत से कट चुका है। बिल्कुल। और इन सब के बीच सुनंदा की जो स्थिति है वो किसी भी संवेदनशील इंसान को विचलित कर सकती है। रात का 1 बज चुका है, वो भूखी है और वो रसोई में बैठी उनकी भयानक और हिंसक बातें सुन रही है। और यहीं से कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण दृश्य में प्रवेश करती है। जब उन क्रांतिकारियों की बहस थोड़ी शांत होती है, तब अचानक कालिंदी चरण को याद आता है कि रात बहुत हो गई है। हाँ, उसे भूख का एहसास होता है। वो रसोई के दरवाजे पर आकर बहुत ही रूखेपन से पूछता है, खाना तैयार है? और सुनंदा का जवाब? सुनंदा, जो अब तक बुझते कोयलों से जूझ रही थी, इस सवाल पर कोई जवाब ही नहीं देती। बिल्कुल चुप। हाँ, वो बस कठोरता से शून्य में देखती रहती है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही है। वो सोचती है, क्या मैं कोई गुलाम हूं? क्या ये लोग सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? और कालिंदी उसके इस मौन से चिढ़ जाता है। हाँ, वो कहता है कि अगर तुम नहीं खोलोगी तो कोई खाना नहीं खाएगा, और गुस्से में पैर पटकते हुए वापस चला जाता है। देखिए, सुनंदा का ये गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। वो सिर्फ एक मशीन की तरह इस्तेमाल किए जाने से थक चुकी है। बिल्कुल। इससे ठीक पहले के एक दृश्य में बताया गया है कि कैसे वो हताशा में आटे की थाली झल्लाकर अपनी तरफ खींचती है। उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो सुनंदा की अगली प्रतिक्रिया है। आप खाना परोसने वाली बात कर रहे हैं? हाँ, वो गुस्से में है, पति उसे डांटकर चला गया है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप एक बड़ी थाली में खाना परोसती है और उन लोगों के बीच ले जाकर रख देती है। और कालिंदी चरण इससे अपना अपमान समझ लेता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि जब उसने मना किया था तो पत्नी खाना क्यों लाई। वो झिड़कते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा था खाना वहां ले आओ? और तब सुनंदा, जो अब तक खामोश थी, मुड़कर बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, खाओगे नहीं? एक तो बच गया। और फिर वो चुपचाप अचार लाकर रख देती है। हाँ, ये जो उसका व्यवहार है, ये बड़ा विरोधाभासी लगता है मुझे। वो कैसे? मतलब क्या वो सच में सिर्फ एक दबी कुचली महिला है जो अपना आत्मसम्मान भूलकर बस सेवा करने में लगी है, या इस अचार लाकर परोसने वाली खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार छिपा है? मैं बता रही हूँ, मनोवैज्ञानिक आलोचनाओं के अनुसार सुनंदा यहाँ कोई बेचारी या कमजोर महिला बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, इस दृश्य में हमें एक साथ 2 सुनंदाएं देखने को मिलती हैं। एक वो जिसके अवचेतन में सदियों की वो पारंपरिक कंडीशनिंग बैठी है कि पति भूखा हो तो पत्नी को भी भूखा रहना चाहिए। हाँ, जो सिखाती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी सुनंदा वो है जिसके भीतर अब विद्रोह के बीज अंकुरित हो रहे हैं। उसका ये मौन, उसका ये बिना कुछ कहे खाना और फिर अचार लाकर रख देना असल में उसकी हार नहीं है। तो ये क्या है? ये कालिंदी चरण के खोखले बौद्धिक अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ना? मतलब वो शब्दों से बहस करके उस आदमी के स्तर पर नहीं गिरना चाहती, बल्कि वो अपने मौन समर्पण से उसे उसकी खुद की क्रूरता का आईना दिखा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कालिंदी चरण चाहता है कि वो उससे डरे या उससे माफी मांगे, या कम से कम कोई प्रतिक्रिया दे जिससे वो अपनी श्रेष्ठता साबित कर सके। सही कहा। लेकिन सुनंदा उसे वो मौका ही नहीं देती। उसका मौन एक दीवार बन जाता है जिससे कालिंदी की कोई भी राजनीतिक बहस नहीं भेज सकती। यह एक तरह का पैसिव अग्रेसिव प्रतिरोध है। हाँ, वो जता रही है कि तुम दुनिया भर की बातें कर सकते हो, लेकिन इंसानियत के मामले में तुम मुझसे बहुत नीचे हो। यह एक बहुत ही भयानक और घुटन भरा घरेलू माहौल है। पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर हैं। बिल्कुल। यह दृश्य मुझे हमारे शोध पत्रों में मौजूद एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक संदर्भ की याद दिलाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब। हाँ, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। हमारे नोट्स में उसका काफी विस्तार से जिक्र है। मिल इस तरह के घरेलू पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तुलना सीधे तौर पर दास प्रथा से करते हैं।
लेकिन जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? देखिए, एक आम गुलाम को, चाहे वो खेतों में काम करता हो या खदानों में, कम से कम ये स्पष्ट रूप से पता तो होता है कि वो गुलाम है। हाँ बिल्कुल। उसके पैरों में बेड़ियां होती हैं और वो जानता है कि उसका मालिक उस पर जुल्म कर रहा है। तो क्या मिल ये कहना चाहते हैं कि पितृसत्ता की ये जो दास्ता है, ये आम दास्ता से भी ज्यादा खतरनाक है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इसमें बेड़ियां लोहे की नहीं बल्कि मानसिकता की होती हैं। ये एक अत्यंत ही सटीक और गहरा विश्लेषण है। सच कहूं तो जॉन स्टुअर्ट मिल ठीक इसी बिंदु पर प्रहार करते हैं। अच्छा। हाँ, मिल स्पष्ट करते हैं कि आम दास्ता में मालिक केवल अपने गुलाम से शारीरिक श्रम चाहता है, वो उसकी आज्ञाकारिता चाहता है। बस हुक्म मानना। लेकिन पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो कालिंदी चरण जैसे पुरुषों के दिमाग में रची बसी है, वो इससे कहीं अधिक खतरनाक है। वो कैसे? पुरुष केवल एक आज्ञाकारी स्त्री नहीं चाहता, वो चाहता है कि स्त्री एक स्वेच्छा से बनी दास हो। बाप रे, स्वेच्छा से बनी दास? हाँ, वह केवल आज्ञा का पालन ना करे बल्कि उस दास्ता से प्रेम भी करे। उसे ये विश्वास दिला दिया जाता है कि इस सेवा में ही उसका जीवन सार्थक है। मतलब पितृसत्ता ये भ्रम पैदा करती है कि ये कोई गुलामी नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। बिल्कुल, एक धर्म है। और मुझे लगता है यही बात इस व्यवस्था को इतना अजेब बना देती है। अगर शोषक को अपने नियम लागू करने के लिए ताकत का इस्तेमाल ही ना करना पड़े और शोषक खुद ही खुद पर पहरा देने लगे, हाँ, तो इससे बड़ी जीत उस शोषक तंत्र की और क्या हो सकती है? बिल्कुल सही। और सुनंदा के चरित्र में हम इस स्वेच्छा से बनी दास्ता और उससे बाहर निकलने की छटपटाहट दोनों का एक बहुत ही तकलीफदेह द्वंद्व देखते हैं। इस द्वंद्व को समझने के लिए मेरा मानना है कि हमें सुनंदा के अकेलेपन की गहराई में उतरना होगा। हाँ, वो बहुत अकेली है। कालिंदी भारत माता के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपना बौद्धिक साथी मानने को तैयार नहीं है। जबकि कहानी में एक जगह सुनंदा खुद सोचती है कि देश के जो हालात है वो उन्हें समझना चाहती है। सच में वो राजनीति समझना चाहती है। हाँ, वो सोचती है कि अगर वो कम पढ़ी लिखी है तो इसमें उसका क्या कसूर है। अगर उसका पति उसे प्यार से समझाए तो क्या वो नहीं समझेगी? लेकिन कालिंदी का धीरज उसके साथ तुरंत खत्म हो जाता है। बिल्कुल, उसे लगता है कि बाहरी दुनिया के जटिल मसले स्त्रियों के समझने के लिए नहीं बने हैं। उनका काम सिर्फ चौका बर्तन है। ये जो बौद्धिक अहंकार है ना, ये सुनंदा को एक ऐसे भयानक अकेलेपन में धकेल देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो रसोई में बैठी है, बाहर से दोस्तों के ठहाकों की आवाजें आ रही हैं, वो जीवन और मृत्यु के बड़े बड़े दर्शन पर बात कर रहे हैं, और इस अकेलेपन में उसके पास क्या बचता है? सिर्फ अपने मृत बच्चे की यादें। वो हिस्सा। हाँ, कहानी के उस हिस्से को पढ़ना सच में दिल दहला देता है। वो अकेली बैठी है और उसका दिमाग बार बार उस दर्दनाक अतीत में चला जाता है। बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां, उसका बिस्तर पर खेलना और फिर अचानक उसका मर जाना। वो उस ठंडी रसोई में अकेले मौत के डर से कांप जाती है। ये संवादहीनता की सबसे चरम और क्रूर अवस्था है। मतलब एक पति दुनिया के फिक्र में इतना डूबा है कि उसे एहसास ही नहीं है कि उसकी पत्नी अपने जीवन के सबसे गहरे दुख से बिल्कुल अकेले लड़ रही है। हाँ, लेकिन देखिए, कालिंदी चरण जानबूझकर कोई खलनायक नहीं है। और यही बात जैनेंद्र कुमार को प्रेमचंद जैसे उनके पूर्ववर्ती लेखकों से अलग करती है। वो कैसे? इस साहित्यिक अंतर को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल। हमारे साहित्यिक आलोचना के स्रोतों में ये बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि प्रेमचंद का युग सामाजिक यथार्थवाद का युग था। मतलब वहां समाज के बड़े वर्गों और ढांचों पे बात होती थी? हाँ, जैसे जमींदार का किसान पर अत्याचार या पूंजीपति बनाम मजदूर, वहां खलनायक साफ तौर पर दिखाई देते थे। अच्छा, और जैनेंद्र के यहाँ? जैनेंद्र हिंदी साहित्य में व्यक्ति के मनोविज्ञान को केंद्र में लाए। मैं बता रही हूँ, कालिंदी चरण एक बुरा इंसान नहीं है। वो खुद उस पुरुषवादी बौद्धिक अहंकार का शिकार है जो पूरे समाज में फैला हुआ है। वह इस अदृश्य जाल में इस कदर फंसा है कि उसे सच में ये लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। बिल्कुल। उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो अपनी ही पत्नी को एक स्वतंत्र नागरिक की तरह नहीं बल्कि केवल एक सुविधा प्रदान करने वाली मशीन की तरह देख रहा है। सुनंदा का अपना कोई समय नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, उसका पूरा वजूद सिर्फ दूसरे के लिए होने के लिए अभिशप्त है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। कैसे एक अच्छा दिखने वाला इंसान भी अपने अचेतन में इतना क्रूर हो सकता है। ये कहानी भले ही 1930 के दशक में लिखी गई हो, लेकिन जब हम इसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को आज के आधुनिक जीवन की कसौटी पर कसते हैं तो वे और भी ज्यादा चुभने वाले लगते हैं। हाँ, और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहानी का अंत है। वो खाने वाला हिस्सा? हाँ, जब सारे मेहमान चले जाते हैं और कालिंदी चरण भी खाना खाकर सो जाता है, तब सुनंदा रसोई समेटते हुए अचानक ये पाती है
कि उसने सबके लिए खाना बनाया, सबको खिलाया। लेकिन अपने लिए एक निवाला भी नहीं बचाया। बिल्कुल। और इस स्थिति पर उसकी जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है, मुझे लगता है वो पूरी कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सही कहा। देखिए, कोई भी सामान्य इंसान इस स्थिति में खुद पर या दूसरों पर गुस्सा करेगा कि उसके लिए खाना क्यों नहीं बचा। सुनंदा को भी एक पल के लिए ख्याल आता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने ही इस विचार से डर जाती हैं। हाँ, वो खुद को धिक्कारती है कि मैं ऐसी बात सोचती ही क्यों। वो अपने मन में आए उस आत्मसम्मान के छोटे से विचार को ही एक बहुत बड़ा पाप समझ लेती है। उसे लगता है कि पति के लिए भूखा रहना तो उसका सौभाग्य है। और वो इस सौभाग्य पर सवाल कैसे उठा सकती है? ये दृश्य पितृसत्ता की उस सबसे बड़ी जीत का प्रतीक है जिसकी बात हम जॉन स्टुअर्ट मिल के संदर्भ में कर रहे थे। वो स्वेच्छा से बनी दास्ता वाली बात। हाँ, जब शोषित व्यक्ति खुद ही अपने अधिकारों के बारे में सोचने पर अपराध बोध से भर जाए तो वो व्यवस्था हमेशा के लिए अमल हो जाती है। बाप रे। और ये अपराध बोध सिर्फ 1930 की सुनिंदा तक सीमित नहीं है, ये आज के दौर की भी एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। ये पूरी तरह से सच है। जब हम आज के आधुनिक और तथाकथित प्रगतिशील समाज को देखते हैं, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे दफ्तरों में काम कर रही हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात रिश्तों की आती है, तो वो जो बिना किसी स्वार्थ या पैसे के बस अपने रिश्ते को और घर की शांति को बचाने के लिए जो निरंतर मानसिक और भावनात्मक बोझ उठाया जाता है, उसी की तो बात है। समाजशास्त्री इसी को तो अनपेड इमोशनल लेबर यानी बिना वेतन का भावनात्मक श्रम कहते हैं। सही कहा। आज भी हमारे आसपास ऐसे कितने ही आधुनिक रिश्ते हैं जो सिर्फ इसलिए भीतर से खोखले हो चुके हैं क्योंकि उनमें संवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। हाँ, अक्सर कोई एक सदस्य बाहर की दुनिया में, अपने स्टार्टअप में या करियर की दौड़ में खुद को इतना झोंक देता है और वो ये भूल जाता है कि उसके रिश्ते में एक दूसरे इंसान की पहचान के लिए कोई जगह बची भी है या नहीं। ये आज के समाज के लिए एक बहुत ही गहरी चेतावनी है। बिल्कुल। जैनेंद्र कुमार इस कहानी के माध्यम से दशकों पहले ये सवाल पूछ रहे थे कि बड़े राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्यों के नाम पर क्या अपने सबसे करीबी मानवीय संबंधों को कुचलते हुए आगे बढ़ना सही है? आज के संदर्भ में सोचिए, क्या किसी बड़ी कंपनी को बनाने के लिए या करियर के शिखर पर पहुंचने के लिए अपने साथी की भावनाओं के बलि देना जायज है? बिल्कुल नहीं। क्या बिना करुणा और मानवीय संवेदना के पाई गई कोई भी सफलता असल में कोई मायने रखती है? और इन सभी सवालों का जवाब सुनंदा की उस दम घोटू खामोशी में बहुत जोर से गूंजता है। आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे जैनेंद्र ने पत्नी कहानी के जरिए सिर्फ एक वैवाहिक रिश्ते की बंद दीवारों को ही नहीं खटखटाया, हाँ, बल्कि उस खोखले बौद्धिक अहंकार को भी बेनकाब किया है। बिल्कुल। पितृसत्ता की उन अदृश्य जड़ों को दिखाया जो एक इंसान को दूसरे इंसान की तकलीफ महसूस करने से रोक देती हैं। मेरी राय में इस पूरी चर्चा का सार यही है कि महानता की कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसकी नींव में आपसी सम्मान ना हो। एकदम सही बात। हम बाहरी दुनिया के लिए कितने भी बड़े रक्षक क्यों ना बन जाएं, हमारी असल परीक्षा इस बात से होती है कि हम बंद दरवाजों के पीछे कैसा व्यवहार करते हैं। सुनोबा का ये संघर्ष एक कटु सत्य है कि जहां बुनियादी सम्मान नहीं होता, वहां कोई भी रिश्ता सिर्फ एक बोझल औपचारिकता बनकर रह जाता है। ये एक ऐसा सच है जिसे स्वीकार करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। खैर, इस चर्चा को विराम देते हुए एक विचार जो लगातार मेरे मन में कौंध रहा है। वो क्या? हमने 1930 के दशक की उस सुनंदा को देखा जो अंगीजी के कोयलों से जूझ रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सुनंदा आज के युग की एक पढ़ी लिखी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला होती तो क्या परिस्थितियां सच में अलग होती? बहुत बड़ा सवाल है। क्या उसकी वो खामोशी आज भी उसका एकमात्र हथियार होती, या फिर सदियों की वो जो गहरी मानसिक कंडीशनिंग है जो एक स्त्री को खुद के लिए सोचने पर अपराध बोध से भर देती है? हाँ, क्या वो कंडीशनिंग आज भी उसे किसी न किसी रूप में उस बुझते हुए कोयले को ही सुलगाते रहने पर मजबूर कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे समाज के सामने एक आईना बन के खड़ा है। इस पर जरूर सोचिएगा।